नमस्कार, नेक्स्ट आइस हिंदी के छोटी अंक में आपका स्वागत है। आइए चर्चा करते हैं आज की पहली न्यूज के ऊपर। इस न्यूज को पीआईबी ने कवर किया था और ये डिफेंस सेक्शन की न्यूज है। डिफेंस के साथ साथ आईआर सेक्शन की भी न्यूज होगी है, जो जीएस पेपर 2 के अंतर्गत शामिल होगी। न्यूज ये है कि भारत और रूसी नौसेनाएं 14वें समुद्री द्विपक्षीय अभ्यास इंद्र 2025 के लिए तैयार हैं। भारत और रूस के बीच स्थायी सामुद्रिक साझेदारी की आधारशिला 14वां भारत रूस द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास इंद्र का 28 मार्च से लेकर 2 अप्रैल 2025 तक चेन्नई में आयोजित किया जाएगा। वर्ष 2003 में अपनी स्थापना के बाद से यह अभ्यास इंद्र दोनों नौसेनाओं के बीच दीर्घकालिक रणनीतिक संबंधों का प्रतीक है। यह अभ्यास समुद्री सहयोग का प्रतीक बन गया है, जो दोनों देशों की नौसेना के इंटरऑपरेबिलिटी कैपेसिटी यानी अंतर संचालन क्षमता और परिचालन संबंधी तालमेल को बढ़ाने की प्रतिबद्धता को भी दर्शाता है। और यह अभ्यास 2 चरणों में, पहला है बंदरगाह चरण जो 28 से 30 मार्च तक चेन्नई और समुद्री चरण 31 मार्च से 2 अप्रैल तक बंगाल की खाड़ी में आयोजित किया जाएगा। 2 चरण में होता है। याद रखिएगा, पिछली बार यूपीएससी प्रीलिम्स में 2024 में पूछा था क्वेश्चन, मित्र शक्ति सैन्य अभ्यास किन देशों के बीच होता है। तो हो सकता है अब उससे एडवांस लेवल पे आके जाके पूछ सकता है कि कोई भी युद्धाभ्यास कितने चरणों में होता है, तो पता होना चाहिए। 2 चरण में, बंदरगाह चरण और दूसरा है समुद्री चरण। इस अभ्यास में रूसी नौसेना के जहाज पेचेंगा, रजकी, अल्दार, सिडेंगझेओपाव के साथ साथ भारतीय नौसेना के जहाज राणा, कुथार और समुद्री गश्ती विमान P-81 शामिल हो रहे हैं। आप देख सकते हैं इस इमेज में भारतीय प्रतिनिधि और ये रूसी प्रतिनिधि, ये इमेज देख सकते हैं। हार्बर चरण में उद्घाटन समारोह, विषय वस्तु विशेषज्ञ आदान प्रदान, जो ये आदान प्रदान हो रहा है, पारस्परिक दौरे, खेल कार्यक्रम और दोनों नौसेनाओं के कर्मियों के बीच प्री सेल ब्रीफिंग शामिल होंगी। समुद्री चरण में एडवांस नेवल एक्सरसाइज शामिल होंगे, जिसमें कि सामरिक युद्धाभ्यास, हथियार द्वारा लाइव फायरिंग, एंटी एयर ऑपरेशन, अंडरवे रिप्लेसमेंट शिप, हेलीकॉप्टर क्रॉस डेक लैंडिंग और सी राइडर्स का परस्पर आदान प्रदान शामिल है। इन अभ्यासों और बातचीत का उद्देश्य समुद्री सहयोग को बढ़ावा देना, मैत्री संबंधों को मजबूत करना, परिचालन संबंधी सर्वोत्तम प्रथाओं का आदान प्रदान करना, दोनों देशों के बीच राजनयिक संबंधों को मजबूत करना है। इसका उद्देश्य हो सकता है मेंस में पूछ ले तो कभी, तो आपको पॉइंट पता होने चाहिए। अगली न्यूज की ओर बढ़ेंगे। इस न्यूज को द हिंदू ने कवर किया था और ये गवर्नेंस सेक्शन की न्यूज है, जो जीएस पेपर 2 के अंतर्गत शामिल होगी। न्यूज ये है कि फ्री स्पीच इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ हेल्दी एंड सिविलाइज सोसाइटी। सुप्रीम कोर्ट, महज कविता या व्यंग से घृणा नहीं फैल सकती, सुप्रीम कोर्ट ने कहा। इमरान प्रतापगढ़ी के खिलाफ एफआईआर मामला रद्द कर दिया गया है और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि व्यक्ति की स्वतंत्रता को दबाने के लिए पुलिस की कड़ी निंदा करते हुए कोर्ट ने शुक्रवार को कहा कि महज कविता, स्टैंड अप कॉमेडी और कला या मनोरंजन के किसी भी रूप के प्रदर्शन से समुदायों के बीच दुश्मनी या घृणा पैदा होने का आरोप नहीं लगाया जा सकता। कांग्रेस सांसद इमरान प्रतापगढ़ी के खिलाफ प्राथमिकी को रद्द करते हुए यानी एफआईआर को रद्द करते हुए न्यायमूर्ति अभय एस ओका और न्यायमूर्ति उज्जवल भुइयां की पीठ ने कहा कि कविता, नाटक, फिल्म, स्टैंड अप कॉमेडी, व्यंग और अन्य स्टेज शो सहित साहित्य ने मानव जीवन को अधिक सार्थक बनाया है। और इसी तरह पे दूसरी न्यूज है, जो कुणाल कामरा के केस में शर्त के साथ कुणाल कामरा को अग्रिम जमानत मिल गई है। मद्रास हाई कोर्ट ने महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के विषय में अपनी टिप्पणियों को लेकर मुश्किल में घिरे हास्य कलाकार कुणाल कामरा को शुक्रवार को अग्रिम जमानत दे दी और अदालत ने कहा कि कामरा को इस शर्त पर राहत दी गई है कि उन्हें तमिलनाडु के विल्लुपुरम जिले के वनूर में न्यायिक मजिस्ट्रेट की संतुष्टि के लिए एक बॉन्ड भरना होगा। बॉन्ड भरेंगे तो उनको जमानत मिल जाएगी। ये पूछ सकता है मेंस में जुड़ा हुआ क्वेश्चन यूपीएससी, इससे अपडेट रहिएगा, इसको अच्छे से कवर कीजिएगा। अगली न्यूज की ओर बढ़ेंगे। फ्राइडे के दिन ज्यादातर पीआईबी में न्यूज होती है, इसलिए पीआईबी न्यूज को कवर करना आवश्यक है। ये भी न्यूज पीआईबी ने कवर की थी और ये न्यूज इकोनॉमी सेक्शन से जुड़ी हुई है, जो जीएस पेपर 3 के अंतर्गत शामिल होगी, खास करके इकोनॉमी में एग्रीकल्चर सेक्टर से, कृषि से। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने फॉस्फेटिक और पोटाशिक उर्वरकों पर खरीद 2025 1 अप्रैल 2025 से 30 सितंबर 2025 तक के लिए एनबीएस यानी न्यूट्रिशन बेस्ड सब्सिडी यानी पोषक तत्व आधारित सब्सिडी दरों को मंजूरी दी है। न्यूट्रिशन बेस्ड सब्सिडी ये इसलिए किया जा रहा है क्योंकि खरीफ को ध्यान में रखते हुए किया जा रहा है। एनपीकेएस ग्रेड सहित अधिसूचित पीएन उर्वरक किसानों को सब्सिडी युक्त सस्ती उचित दरों पर उपलब्ध होंगे। एसएसपी यानी सिंगल सुपर फास्फेट पर माल ढुलाई सब्सिडी को खरीफ 2025 तक के लिए बढ़ा दिया गया है। अधिसूचित पी&के उर्वरकों के लिए सब्सिडी दरों को मंजूरी देना सरकार द्वारा एग्रीकल्चर सेक्टर और किसानों को दिए जाने वाले महत्व का एक उदाहरण है। पीएन-के उर्वरकों पर सब्सिडी देना यह सुनिश्चित करने में सहायता मिलती है कि किसानों को उचित मूल्य पर उनकी आवश्यकताओं
के पोषक तत्व मिलें। स्वस्थ मिट्टी से स्वस्थ फसलें पैदा होती हैं और राष्ट्र के लिए खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित होती है। उसी के ध्यान में रखकर ये सरकार कर रही एक्सरसाइज। अगली न्यूज की ओर बढ़ेंगे। इस न्यूज को भी पीआईबी ने कवर किया था और ये भी इकोनॉमी सेक्शन की न्यूज है जो जीएस पेपर 3 के अंतर्गत शामिल होगी। न्यूज ये है कि कैबिनेट ने इलेक्ट्रॉनिक्स सप्लाई चेन के संदर्भ में भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए इलेक्ट्रॉनिक्स पुर्जों की मैन्युफैक्चरिंग स्कीम को मंजूरी दे दी है। योजना का उद्देश्य इलेक्ट्रॉनिक्स पुर्जा मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम में बड़े निवेश, चाहे वो घरेलू हो चाहे वो वैश्विक हो या घरेलू, को आकर्षित करके एक सशक्त इकोसिस्टम विकसित करने में सहायता प्रदान करना है। 59,350 करोड़ रुपए के इन्वेस्टमेंट को आकर्षित करना, जिससे कि 4,56,500 करोड़ रुपए मूल्य के प्रोडक्ट तैयार हों। इससे अतिरिक्त 91,600 व्यक्तियों के लिए डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट क्रिएशन यानी प्रत्यक्ष रोजगार सृजित होगा। सरकार का यही लक्ष्य भी है कि अधिक से अधिक लोगों को रोजगार प्रदान करना वो तभी दिया जा सकता है जब मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को मजबूत किया जाएगा। जैसे भारत की इकोनॉमी क्या है, सीधा एग्रीकल्चर से शिफ्ट करके सर्विस सेक्टर की ओर बढ़ गई, लेकिन बीच में जो आता है दूसरा सेक्टर मैन्युफैक्चरिंग, वो विकसित नहीं हो पाया। चाइना की इकोनॉमी में यही देखने को मिलता है, एग्रीकल्चर से वो मैन्युफैक्चरिंग की तरफ शिफ्ट हुए, तब जाके आज दुनिया की बेहतरीन मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर इकोनॉमी बन चुका है। भारत को आवश्यकता है प्रयास करने के लिए, उसी दिशा में भारत अब मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पर ध्यान दे रहा है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आज इलेक्ट्रॉनिक सप्लाई चेन के संदर्भ में भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए 22,919 करोड़ रुपए के फंडिंग के साथ इलेक्ट्रॉनिक्स पुर्जों की मैन्युफैक्चरिंग योजना को मंजूरी दे दी है। अगली न्यूज की ओर बढ़ेंगे। इस न्यूज को भी पीआईबी ने कवर किया था और कल क्या है कि मंत्रिमंडल ने बड़े बड़े डिसीजन लिए जो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। ये भी इकोनॉमी सेक्शन की न्यूज है, विशेष करके एग्रीकल्चर सेक्टर की क्षेत्र की न्यूज ये भी है। सिंचाई योजना से जुड़ी हुई है जो जीएस पेपर 3 के अंतर्गत शामिल होगी। न्यूज ये है कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बिहार की कोसी मेची अंतरराज्यीय लिंक परियोजना को प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना और AIBP का फुल फॉर्म ही है एक्सेलरेटेड इरिगेशन बेनिफिट प्रोग्राम यानी त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम के अंतर्गत शामिल करने को मंजूरी दे दी है। परियोजना की अनुमानित लागत 6,282 करोड़ रुपए होगी, जिसमें बिहार को लगभग 3,653 करोड़ रुपए की केंद्रीय सहायता भी शामिल होगी, जिसे मार्च 2029 तक पूरा किया जाना है। कुल मिलाकर इस न्यूज को कवर कीजिएगा। अगली न्यूज की ओर बढ़ेंगे। अच्छा, बात कर लेते हैं, आज कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं है PYQ का जो हम आपको दे सकें। कल के क्वेश्चन के ऊपर आज चर्चा कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 79 था ये, भारत में चाय बोर्ड के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, चाय बोर्ड एक सांविधायिक निकाय है यानी स्टैट्यूटरी बॉडी है। तो बिल्कुल सही बात है, ये चाय बोर्ड स्टैट्यूटरी बॉडी है और चाय बोर्ड केंद्र सरकार के एक स्टैट्यूटरी बॉडी के रूप में कार्य करता है। दूसरा कथन, यह कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय से संलग्न नियामक निकाय है। ये गलत है, क्योंकि भारतीय चाय बोर्ड कृषि कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत नहीं आता, ये आता है वाणिज्य मंत्रालय के अंतर्गत, जिसको अभी वर्तमान में पीयूष गोयल संभाल रहे हैं, इसलिए दूसरा कथन गलत हो जाएगा। तीसरे कथन के ऊपर बात करते हैं। चाय बोर्ड का प्रधान कार्यालय हेडक्वार्टर बेंगलुरु में नहीं स्थित है, ये है आपका पश्चिम बंगाल के कोलकाता में है। आइए चौथे कथन के ऊपर बात कर लेते हैं। इस बोर्ड के दुबई और मॉस्को में विदेशी कार्यालय है। तो बिल्कुल सही बात है, चाय बोर्ड का विदेशी कार्यालय दुबई में है और रशिया के मॉस्को में है। तो जब 1 और 4 सही होगा तो सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। तो साथियों, आज के चोरी अंक को यहीं पर समाप्त करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट अंक में कुछ और इंपॉर्टेंट न्यूज के साथ। तब तक जुड़े रहिए नेक्स्ट आइस हिंदी के साथ। धन्यवाद।